नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन जानकारी के साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा मेडिकल ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? भारत सरकार द्वारा मेडिकल ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा हो कोरोना की महामारी आई थी, कोरोना की दूसरी लहर, जिसमें मेडिकल की काफी किल्लत आ गई थी, काफी राज्यों में ऑक्सीजन की कमी आ गई थी। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया है, एक प्रोजेक्ट शुरू करा है। उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट O2। ध्यान रखना दोस्तों, इसका नाम है प्रोजेक्ट O2। प्रोजेक्ट O2 के नाम से ये प्रोजेक्ट शुरू करा है। आइए देखते हैं इसके बारे में। प्रोजेक्ट O2 याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार द्वारा मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह शुरू किया गया है। और इसका जो उद्देश्य रहेगा दोस्तों, उद्देश्य ध्यान रखिएगा, चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि को पूरा करने के उद्देश्य से क्षमता को बढ़ाना, मांग को पूरा करने के लिए क्षमता को बढ़ाना। ध्यान रखना, उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना, ये इसका मुख्य कार्य रहेगा। और इस परियोजना के तहत दोस्तों नेशनल कंसोर्टियम ऑफ ऑक्सीजन, छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना करना है। अब छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों की इसमें स्थापना करना है। ध्यान रखना दोस्तों, प्रोजेक्ट O2 कुल मिला के आप ध्यान रखना, प्रोजेक्ट O2 का मेन उद्देश्य है मेडिकल ऑक्सीजन को बढ़ावा देना और छोटे ऑक्सीजन संयंत्र को मतलब ऑक्सीजन की क्षमता को, उत्पादन को बढ़ाना है, जिसमें गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करेगी। इसका नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रोजेक्ट O2। ध्यान रखना, प्रोजेक्ट O2। राइट, नेक्स्ट देखिए, किस संस्था के द्वारा परमाणु हथियार विस्तार देशों का आकलन किया गया है? परमाणु विस्तार देशों का आकलन किया गया है। इसमें वो देश हैं जिन्होंने अपने परमाणु हथियारों का विस्तार किया है। 2-3 सालों में कितना उन्होंने विस्तार किया है? एक है SIT मतलब हो गया स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, राइट। एक है EU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, और एक है एमनेस्टी इंटरनेशनल, एक अंतरराष्ट्रीय NGO है, मानवतावाद के लिए काम करता है, इंटरनेशनल, राइट। और एक है सिप्री। तो इसमें पूछा है परमाणु हथियारों के विस्तार देशों का आकलन किया है। ये करा है दोस्तों किसने? सिप्री ने। ध्यान रखना, ये करा है किसने? सिप्री ने। सिप्री के बारे में देखते हैं दोस्तों। ध्यान रखिए दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम कहां पड़ता है दोस्तों? ध्यान रखना, स्वीडन। स्टॉकहोम पड़ता है स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। इसको नोबल कंट्री भी कहा जाता है, इसको नोबल देश भी कहा जाता है। किसको? स्टॉकहोम को। हर साल नोबल अवार्ड दिए जाते हैं। सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च, इसकी ईयरबुक 2021। ध्यान रखना, इसकी ईयरबुक 2021। और इस रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट तैयार की गई, इसमें हथियारों निशस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का आकलन किया गया है। अब कौन कौन से देश, जैसे कि चीन, भारत, पाकिस्तान द्वारा अपने परमाणु शस्त्रागार में विस्तार किया गया है। 2021 में बात करें तो भारत के पास 156 परमाणु हथियार थे और पिछले वर्ष कितने थे? 150, मतलब 20 में थे 150। तो 2021 पाकिस्तान की बात करें, उसके बाद 165 थे 21 में, और 2020 में कितने थे? 160 हथियार। तो इन्होंने विस्तार किया। इसमें चीन भी है, चीन का विस्तार भी ज्यादा है, बट आपको थोड़ा भारत और पाकिस्तान का ज्यादा ध्यान रखना है। और ये कौन तैयार करता है दोस्तों? सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम कहां पड़ता है दोस्तों? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। ध्यान रखना, नोबल कंट्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। नोबल सिटी, हर साल नोबल पुरस्कार भी दिए जाते हैं यहां पे, राइट। नेक्स्ट देखते दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, IRDAI के द्वारा हाल ही में किस कंपनी को बीमा ब्रोकिंग लाइसेंस दिया गया है? IRDAI, ध्यान रखना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ध्यान रखना इसका मुख्यालय दोस्तों हैदराबाद में, इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। अब ये क्या काम करता है दोस्तों, IRDAI जितने भी पॉलिसी की कंपनियां होती है उनको ये रेगुलेट करता है, उनको ये अथॉरिटी देता है। तो बीमा पॉलिसी का लाइसेंस दिया है, प्राप्त किया है, ये है दोस्तों आपका पॉलिसी बाजार, ध्यान रखना दोस्तों पॉलिसी बाजार। LIC आप जानते हैं गवर्नमेंट की है, IDBI क्या है दोस्तों, ये है बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC क्या है दोस्तों आपका बैंक, और LIC गवर्नमेंट की, और ये पॉलिसी बाजार, पॉलिसी बाजार को ये लाइसेंस दिया है, किसने दिया है, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पॉलिसी बाजार। और ये ध्यान रखना IRDAI द्वारा बीमा ब्रोकिंग लाइसेंस इसको दिया गया, अब ये बीमा क्षेत्र में भी ये काम करेगी। ब्रोकिंग लाइसेंस कंपनी उन क्षेत्रों में उद्यमों करने की अनुमति देगा, ध्यान रखना जीवन बीमा क्षेत्र में पॉलिसी बाजार की हिस्सेदारी 50% है, उद्यम में उन बीमा उद्यमों में करने की ये अनुमति देगा। और ध्यान रखना जीवन बीमा क्षेत्र में पॉलिसी बाजार की हिस्सेदारी 25% है। पॉलिसी बाजार की स्थापना 2008, मुख्यालय इसका गुरुग्राम में, मतलब इसको अब ब्रोकिंग लाइसेंस भी दिया गया है। ध्यान रखना अभी उन क्षेत्रों में भी काम, उद्योग में भी काम करेगा जहां पॉलिसी की रिक्वायरमेंट होती है, वहां एक ब्रोकिंग के रूप में ये काम करेगा। इसको लाइसेंस दिया है किसने, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखिए हाल ही में ADB द्वारा किस राज्य को सड़क नेटवर्क अपग्रेड के लिए $484 मिलियन दिए गए हैं। ध्यान रखना, देखो दोस्तों क्या होता है, ये तो आपको मालूम ही होगा, ADB ने काफी राज्यों को भी दिए हैं, सिक्किम को भी दिए हैं, पश्चिम बंगाल को भी दिए हैं, केरला को भी दिए हैं, तमिलनाडु को भी दिए हैं। बस अमाउंट का आप लोग ध्यान रखना, हर बार अमाउंट क्या होता है, अलग अलग होता है हर एक का, ठीक है। कहीं 50 मिलियन देता है, कहीं 2 मिलियन। पहले भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में काफी सारे जो स्टेट को दिए ADB ने वो भी बताया। MP को दिए उन्होंने 384 करोड़ रुपए के आसपास, 350 करोड़ के आसपास। काफी सारे राज्यों को 150 मिलियन डॉलर के आसपास दिए। इसको कितने दिए, 484। तो ये ADB ध्यान रखना दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय ध्यान रखना दोस्तों फिलीपींस में, फिलीपींस में ध्यान रखना, इसका मुख्यालय है फिलीपींस में। और ये राज्य दोस्तों कौन सा, तमिलनाडु। तमिलनाडु को दिए $484 मिलियन, किसके लिए, रोड अपग्रेडेशन के लिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार। लेकिन तमिलनाडु को जो ये पैसा मिलेगा ये भारत सरकार से मिलेगा, भारत सरकार से मिलेगा, डायरेक्ट नहीं मिलेगा, भारत सरकार से मिलेगा। ADB और भारत सरकार द्वारा तमिलनाडु को सड़क नेटवर्क अपडेट करने के लिए $484 मिलियन दिए गए हैं, दिए गए 400 दिए गए हैं। और ये जो होगा चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर के लिए, चेन्नई से कन्याकुमारी तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ध्यान रखना दोस्तों, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए इनको दिए गए हैं। और ये परियोजना 590 किलोमीटर राज्य मार्गों का इसमें उन्नयन किया जाएगा। चेन्नई कन्याकुमारी के बीच 23 जिलों को इसके अंदर कवर किया जाएगा, 23 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर कवर की जाएगी। ध्यान रखना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक इसके अंदर कवर किए जाएंगे। तो कौन सा राज्य है दोस्तों, तमिलनाडु। और ये चेन्नई कन्याकुमारी कॉरिडोर, ध्यान रखना, चेन्नई कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए 484 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय की मेजबानी कौन से IIT के द्वारा की गई है। दोस्तों IIT संबंधित काफी सारे क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो हाल ही में एक IIT है, IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे। ब्रिक्स मैंने आपको पहले ही बताया था, ब्रिक्स समिट
दोस्तों ध्यान रखना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब हाल ही में इसका समिट भी हुआ था भारत में, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो आईआईटी बॉम्बे में विश्वविद्यालय, नेटवर्क विश्वविद्यालय की मेजबानी की गई है, क्योंकि इन देशों के अंदर आईआईटी बॉम्बे सबसे बेहतर गुणवत्ता वाला माना जाता है। ये देख सकते हैं आप लोग, ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय, ये इसकी मीटिंग चल रही है, वर्चुअल मीटिंग चल रही है, जिसमें काफ़ी गणमान्य लोग हैं। और ये मेजबानी किसने करी है? आईआईटी बॉम्बे ने। 13 है, उसका अध्यक्ष कौन है? भारत। उद्देश्य विशेष रूप से अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देना। इसका विषय ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। और इस सम्मेलन में 5 सदस्यीय देशों के ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों के 100 छात्र भाग लेंगे। ध्यान रखना, 100 छात्र भाग लेंगे। और ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय आईआईटी बॉम्बे भारत का प्रमुख संस्थान है। ध्यान रखना, इन्होंने ब्रिक्स मतलब ब्रिक्स के द्वारा भारत का प्रमुख संस्थान जो माना गया है वो माना गया है आईआईटी बॉम्बे को। ध्यान रखना, वो माना गया है आईआईटी बॉम्बे को। तो कहां हुआ है दोस्तों? ये आईआईटी बॉम्बे में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मरुस्थल को बढ़ने से रोकने के लिए डे मनाया जाता है। ध्यान रखना, ये होता है 17 जून को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है दोस्तों? 17 जून को। ध्यान रखना, 21 जून को बता रखा है, 14 जून को आपको बता रखा है, 18 जून को डे भी बता रखा है। दोस्तों पहले भी 2-3 बार बता चुका हूं, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखे हो तो ये तीनों डेज भी आपको याद होंगे। ध्यान रखना दोस्तों, 17 जून को आता है, इसको बोलते हैं विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। 17 जून, यह दिन मरुस्थलीकरण और सूखे की उपस्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका विषय ध्यान रखना दोस्तों, रिस्टोरेशन लैंड, रिकवरी, बिल्ड बैक बेटर विद हेल्थी लैंड, ध्यान रखना, हेल्दी लैंड। 1994 में ये शुरू हुआ था, 1994 में शुरू हुआ था। ध्यान रखना दोस्तों, कब आता है ये? 17 जून को। 17 जून को आता है कौन सा? मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। नेक्स्ट देखिए, किस कंपनी के द्वारा रिपोर्ट इट डोंट शेयर की पहल शुरू की गई है? ये कंपनी है दोस्तों फेसबुक। ध्यान रखना दोस्तों, कंपनी है फेसबुक काफी फेमस हो रही है क्योंकि अभी इसने अपना शिकायत अधिकारी भी बनाया है स्फूर्ति प्रिया को। और इसकी कंपनी है व्हाट्सएप, उसमें है परेश बिलाल, बताया भी था दोस्तों अगर ध्यान से आप लेक्चर्स को देखते हो तो। फेसबुक, ध्यान रखना, रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल शुरू की गई है। आरंभ इंडिया इनिशिएटिव, साइबर पीस फाउंडेशन और अर्पण जैसे नागरिक समाज संगठनों के सहयोग से ये शुरू की गई है। ध्यान रखना, इनके सहयोग से शुरू की गई है। और इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने और इसे साझा नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये आप देखते हैं, इसमें जो मेन जो चला रही हैं वो है नेहा धूपिया। ध्यान रखना दोस्तों, नेहा धूपिया जो हैं, अभिनेत्री नेहा धूपिया की भी भागीदारी है, जो इंस्टाग्राम पर फ्रीडम टू फीडे चलाती हैं। ध्यान रखना, फ्रीडम टू फीडे चलाती हैं, तो नेहा धूपिया चलाती हैं। तो इसने किसकी पहल है? ये फेसबुक की रिपोर्ट इट डोंट शेयर पहल किसने शुरू किया है? फेसबुक ने, राइट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, विश्व योग सम्मेलन 2021 को किसके द्वारा संबोधित किया गया? अब योग डे तो आपको याद ही थी दोस्तों, 21 जून को मनाया जाता है और ये सम्मेलन था उसके पहले मनाया गया था। इसको करा था डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ध्यान रखना, डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको शुरू किया था। रविशंकर जानता है आईटी मिनिस्टर, श्रीपद यसो आयुष मंत्रालय इनके पास, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ये। ध्यान रखना, विश्व योग सम्मेलन 2021 उद्घाटन समारोह को संबोधित किया गया था और यह कार्यक्रम 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को आयोजित किया जाएगा। 21 जून को आयोजित
किया गया था, ध्यान रखना, विश्व योग सम्मेलन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रज महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? रज महोत्सव का आयोजन ये किया जाता है दोस्तों उड़ीसा में, ये किया जाता है कहाँ? उड़ीसा में। अब ये महोत्सव होता क्या है? देखिए, ये जो महोत्सव है ये उड़ीसा का प्रसिद्ध त्योहार है जो दोस्तों 3 दिन तक चलता है। 3 दिन तक ये त्योहार चलता है। इसके अंदर महिलाएं कोई खाना वाना नहीं बनाती, मतलब पूरा एंजॉय करती हैं त्योहार को, और 3 दिनों तक त्योहार चलता है। और मानसून की शुरुआत का जश्न इसको कहा जाता है, मानसून की शुरुआत का जश्न इसको कहा जाता है। जो चौथे दिन शुद्धिकरण स्नान भी होता है, शुद्धिकरण के स्नान के बाद ये खत्म हो जाता है। और भी अन्य महोत्सव में कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, माघ सप्तमी, छऊ उत्सव, नौरवाई चैत्र यात्रा आदि, ये सारे कहाँ के उत्सव है दोस्तों? उड़ीसा। ध्यान रखना, उड़ीसा के कौन है मुख्यमंत्री? नवीन पटनायक, ध्यान रखना। और भुवनेश्वर इसकी राजधानी उड़ीसा, ध्यान रखना, राइट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, किसे WHO के अंदर तकनीकी सलाहकार समूह में मानद सदस्य बनाया गया है? WHO, ध्यान रखना दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जिनेवा में। किसे बनाया गया है? ये है दोस्तों आपके मुकेश शर्मा, ये बनाया गया है मुकेश शर्मा को, ध्यान रखना, ये बनाया गया है मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा को तकनीकी सलाहकार इसमें बनाया गया है। मुकेश शर्मा WHO के तकनीकी सलाहकार समूह सदस्य। और ये सलाहकार समूह वायु प्रदूषण और रक्त मुद्दों के क्षेत्र में WHO के प्रयासों और उसके काम को समर्थन के लिए सलाहकार निकाय है, मतलब एक एडवाइजरी बॉडी है जो ये काम करेगी किससे? एयर पॉल्यूशन के संबंध में और हेल्थ के मुद्दों के सेक्टर में ये काम करेगी सलाहकार बॉडी के रूप में। और सतत विकास लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में भी सलाह देगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ध्यान रखना, 17 लक्ष्य हैं इसके इंटरनेशनल लेवल पर, और नेशनल लेवल पर 16 लक्ष्य बताया भी था मैंने आपको दोस्तों, याद रखिएगा, राइट। ये थे आपके 10 बेहतरीन क्वेश्चन, 10 बेहतरीन जानकारी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक चैनल के साथ बने रहिए।